लेकिन चलिए मार्केट्स पे और इन तमाम टॉप बजर्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समीत चौहान जोड़ रहे हैं। समीत हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करना चाहिए सर बाजार में, पहले तो बताएं। लोअर लेवल से एक रिकवरी जरूर आई है लेकिन अब थकता हुआ नजर आ रहा है, कॉल क्या होगा? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए लास्ट 1 या 2 वीक से निफ्टी की प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है। वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। कल भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 7050 के नीचे रहे, बट हमने आज मॉर्निंग सेशन में भी देखा है। बट ये जो रिकवरी आई है वो अच्छे खासे लेवल से आई है। इंट्राडे में अराउंड 6960 से 6980 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, वहीं से हमने रिकवरी देखी है और कुछ हेवीवेट स्टॉक्स में भी वो रिकवरी आई हुई। तो पॉसिबल है 6960 फॉर टाइम बिंग एटलीस्ट होल्ड करे 1-2 दिन के लिए, और ये बाउंस बैक है ये और थोड़ा कंटिन्यू हो ऊपर की तरफ। अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें देखना है तो वो 7100 का एक हर्डल होगा। 7100 जैसे ही क्रॉस होता है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7200 का लेवल रीटेस्ट हो सकता है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से की लेवल्स पे वॉच आउट करना काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड्स नहीं लेना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस पर ही ज्यादा मेरे ख्याल से कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, सुबह से आज जितने भी एक्सपर्ट से मैं बातचीत कर रहा हूं सब पॉजिटिव है बाजार को लेकर, इन लो लेवल्स पे शायद खरीदारी करने के मौके, और ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं 7100 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। समीत भी यही बात हाईलाइट करते हुए, लेकिन समीत कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो जस्ट डायल है। हालांकि आज तो खबरों का फायदा मिल रहा है लेकिन इस स्टॉक में बहुत तगड़ा करेक्शन आया था। जो आज मूव आ रहे हैं क्या सस्टेनेबल है? क्योंकि अब तक तो हमेशा गलती पड़े हम। यस देखिए, जैसे आपने जस्ट हाईलाइट किया कि ये 1700-1800 के लेवल से ऑलरेडी ये स्टॉक अच्छा खासा गिर चुका है। प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थे वन आफ्टर अनदर वो हर एक सपोर्ट लेवल ब्रीच कर रहा था। तो आज इसमें थोड़ा बाउंस बैक दिख रहा है। ओवरसोल्ड ज्यादा हो चुका था तो वो ये बाउंस बैक और थोड़ा कंटिन्यू हो कंसिडरिंग इट्स ओवरऑल करेक्शन। तो ये करेक्शन मेरे ख्याल से और कंटिन्यू होगा। अब 540-550 के नेक्स्ट लेवल्स है, वहां तक तो ये एक बाउंस बैक दे सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे लिया हुआ है 2-3 दिनों में या कोई ऊपर की तरफ ऑलरेडी ये अटका हुआ है ये स्टॉक में, तो एक 550-540 जैसी आता है, थोड़ा उनका पोजीशन रीअसेस करना पड़ेगा। अगर वहां पे स्टॉक एक बार रेजिस्टेंस लेता है तो एग्जिट करके, और अगर नीचे के लेवल पे लॉन्ग पोजीशन है तो वो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, लेकिन आप चलिए फोकस बजट्स पे, और बजट से इंडस्ट्री की क्या उम्मीद है इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वालचंद नगर इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जी.के. पिल्लई साहब। पिल्लई साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सर आपका पिछले साल जब बजट अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद जो तमाम अनाउंसमेंट्स हुए, उसके बाद बाजार इक्विटी मार्केट्स में बात करूं बड़ा उत्साहित था डिफेंस स्पेस को लेकर कि आउटले बड़ा है, बहुत कुछ अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आ रहा है। पहले तो आप ये बताएं इस समय हालात क्या है, क्या वाकई कुछ मार्क चेंज आपको देखने को मिला है इस बीते 1 साल में? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 1 साल से जो डिफेंस के क्षेत्र में जो बात हो रही थी, एक तरह से एक यूफोरिया तो बना था, परंतु उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन धरातल के रूप में धरातल लेवल पर उतना नहीं हुआ है। एक गुड फील फैक्टर सब जगह आ चुका है, परंतु रियली देखा जाए तो जो इंडस्ट्रीज है, मिडिल साइज इंडस्ट्रीज है, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको इसका पूरा बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे शायद इस साल के बजट के फलस्वरूप ये जो प्रैक्टिकल रियलिटीज के रूप में बदल कर आएगा। तो ये बेनिफिट नहीं मिल रहा वालचंद नगर जैसी कंपनीज को, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, पर क्या ऐसा है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ऑर्डर्स जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन अब तक इतना इंकरेजिंग नहीं है, इनके पास नहीं ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर ऑल टुगेदर ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे हैं, सिर्फ बातें हुई थी? दूसरा इसी के साथ क्लब करना चाहूंगा क्योंकि इसी से जुड़ा सवाल है, वो जो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी इफेक्टिव होनी थी अप्रैल 2 से, उसके बाद क्या फिर फायदा एक्चुअली मिलेगा? देखिए, पहले आपका जो पहला प्रश्न है कि ऑर्डर्स के बारे में, जो ऑर्डर्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एक तरह से एग्रीमेंट हो रहे हैं एट द हाईएस्ट लेवल, पॉलिटिकल लेवल, गवर्नमेंट लेवल पर एग्रीमेंट हो रहे हैं, परंतु उस एग्रीमेंट्स को ट्रांसलेट कर इंडस्ट्रीज को ऑर्डर के रूप में मेरे ख्याल से इवन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स को भी अभी तक क्लियरली मिला नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर्स को तो उसके बाद नहीं मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि
अल्टीमेटली कंपनीज जो वालचंदनगर हमारी जैसी कंपनी, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे हाथ में एक परचेस ऑर्डर हो। जब तक परचेस ऑर्डर नहीं होगा तो ये बातें ही रह जाएगी। तो इस स्थिति, ये कंडीशन अभी ऐसी है कि अभी तक पिछले एक साल के अंदर बहुत सारे हाथों में परचेस ऑर्डर नहीं आया है किसी के। तो हम सोच रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है, हाँ इसमें टाइम जरूर लगता है, ये नहीं कि नहीं लगता है, ये एक साथ इमीडिएटली नहीं हो सकता है। जो बदलाव आया है पिछले 2 साल से मोदी सरकार के आने के बाद, एक बहुत पॉजिटिव बदलाव आया है, परंतु हाथ में अभी तक जो ऑर्डर्स आने हैं वो अभी शुरुआत उसकी नहीं हुई है। अच्छा, तो आमतौर पे कितना लैग लग सकता है? लैग होगा, ऑब्वियस है, इसमें कोई शक नहीं है, पर अब तो समय काफी हो चुका है। आपका अंदाजा क्या कहता है, कब तक ये बॉल एक्चुअली, हम कहते हैं ना, रोल करना शुरू होगी? कब तक, कितना समय लगने वाला है उस बात को? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अभी हम लोग पिछले साल ही कुछ उम्मीद कर रहे थे, पिछले साल कुछ हो नहीं पाया ज्यादा, परंतु इस साल मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल तक, अभी जो मेक इन इंडिया की जो बात हुई थी पिछले हफ्ते, अभी चल ही रहा है बंबई में, तो इसके फलस्वरूप भी बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो पूरी उम्मीद के साथ बैठी हुई है इंडस्ट्रीज, उम्मीद से है कि जो देश की रिक्वायरमेंट है डिफेंस के क्षेत्र में, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव तो यह आया है कि जो पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए ये रखा गया था, वो बदलकर प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें आने की जो अनुमति दी गई है, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अच्छा, पिछले बजट में तो हाईलाइट था, वित्त मंत्री साहब ने जब बजट की घोषणा करी थी, तब अगर मैं सही रिकॉल करूं तो डिफेंस का एलोकेशन ऑलमोस्ट 9.5% बढ़ा दिया गया था। इस बार क्या उम्मीदें हैं सर बजट से, डिफेंस इंडस्ट्री की, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज की इन स्पेसिफिक? मेरा ये पिछले बार जो पूरा जो अराउंड 9-9.5% बढ़ाया गया था, हमारा ये सोच है कि इसको और बढ़ाना चाहिए, थोड़ा और, करीब ऑलमोस्ट अबाउट 40% तक ओवरऑल अगर इसका ग्रोथ बढ़ जाए तो डिफेंस की जो इंडस्ट्रीज है, डिफेंस इंडस्ट्रीज में जो बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर जिसमें शामिल है, उनके लिए एक फिलिप मिलेगा। परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हालांकि डिफेंस के क्षेत्र में जो इस प्रकार जो पिछले साल बढ़ाया गया था, परंतु आखिरी 1-2 महीने के अंदर, अभी जनवरी फरवरी में से जो बजटरी अलोकेशन है डिफेंस के लिए, उसको एक तरह से रोक लगा दिया गया है। क्योंकि सरकार फंड्स को किसी और एरियाज में यूटिलाइज करना चाहती है, तो इस कारण जो डिफेंस के क्षेत्र में कुछ प्रकार के जो फंड्स आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे हैं। तो हमारी यही सोच है कि डिफेंस के क्षेत्र में जो भी अलोकेशन हो, उसका रियली एक तो इंक्रीज होना चाहिए, और जो अलोकेशन है उसको इमीडिएटली डिसबर्समेंट की बहुत जरूरत है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो बजटरी एलोकेशन पिछली बार 9-9.5% बढ़ाया गया था, इस बार उसमें एग्रेसिवली बढ़त की बात वालचंदनगर इंडस्ट्रीज कर रही है 40% के आसपास। और ना सिर्फ इंक्रीज हो, बल्कि ऑर्डर्स रोल आउट होना, या जिसे हम कहते हैं डिसबर्समेंट्स होना शुरू हो, तो एक्चुअली इसका भरपूर फायदा इंडस्ट्री को मिलेगा। पिल्लई साहब, बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। और क्रिसिल ने, बताऊं आपको, JSPL की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के लिए कितनी बुरी खबर है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फोकस जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के लिए, जिसके लिए एक बुरी खबर है। क्रिसिल ने JSPL की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है। रेटिंग घटाने के बाद अब कंपनी के सामने किस तरह की परेशानियां, और इनफैक्ट हमारे और आपके लिए भी बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि जिन म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में JSPL शुमार था, उन म्यूचुअल फंड्स के लिए दिक्कत की बात होगी। इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा जोड़े हैं। डिम्पी, मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है कि मेरा म्यूचुअल फंड अगर एक्सपोजर रखता है तो बड़ी दिक्कत की बात होने वाली है। पहले तो इस खबर का क्या मतलब हुआ और मेरे लिए किस तरह का इंपैक्ट होगा, ये समझाएं प्लीज। देखिए, पहले खबर समझ लीजिए। क्रिसिल ने असल में क्या है कि JSPL की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरह के क्रेडिट्स होते हैं जिसकी रेटिंग को घटाया है। लॉन्ग टर्म की रेटिंग को BBB+ थी, इसको घटाकर BB+ कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि कंपनी पे रिस्क बढ़ गया, डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ गया, लिक्विडिटी की क्रंच की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म रेटिंग जो A3 थी उसको अब A4 कर दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी, यानी शॉर्ट टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग दोनों में ही यहाँ पे क्रिसिल ने इसको रेटिंग को घटाया। अब इस रेटिंग से घटने से
होगा क्या? कंपनी ने इंडिकेट किया एजेंसी ने कि इनके पास आगे चल के जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है, कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग करने के, डिवलरीजिंग करने के यहाँ पे पूरी तरह से सक्षम नहीं होती हुई दिख रही है। और जो सरकार ने अभी एमएपी बढ़ाया भी है मिनिमम इंपोर्ट प्राइस स्टील को लेकर, उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है कंपनीज पे। अब हो क्या रहा है कि जिन फंड्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने डेट स्कीम के तहत इस कंपनी में पैसा लगाया था, जैसे कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जिसका 1600 करोड़ रुपया इस शेयर में लगा हुआ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जिसका करीब 500 करोड़ और लाइस म्यूचुअल फंड जिसका करीब 50 करोड़ रुपया इसके अंदर लगा हुआ है, तो उसका रीपेमेंट को लेकर हो सकता है आगे चल के दिक्कत आए, क्योंकि एनएवी गिरेगी। जब एनएवी गिरेगी तो हो सकता है कुछ फंड्स डिफॉल्ट अपना रीपेमेंट के लिए आए कुछ लोग, और रीपेमेंट आते तो कंपनी से अगर पैसा नहीं मिलता तो उसमें डिफॉल्ट हो सकता है। ठीक ऐसा ही एमटेक ऑटो में भी हुआ था। तो इसलिए अगर आपका फंड डेट स्कीम के तहत इस कंपनी में लगा हुआ है, खासकर इन 3 फंड्स के जरिए, तो हो सकता है आने वाले दिनों में मुश्किल बढ़ जाए, क्योंकि एनएवी गिरने का खतरा काफी बढ़ गया है। एक्चुअली जब आप बात करें तो मुझे एमटेक ऑटो का किस्सा ही याद आ रहा था, जिस तरह से तगड़ी दिक्कत वहां सामने आई थी। जेएसपीएल आज आपकी स्क्रीन पर 5-6% के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ, इनफैक्ट समीत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समीत, 2 स्टॉक्स पे आपसे कॉल लेना चाहूंगा। एक तो जो डिम्पी हाईलाइट कर रहे थे जेएसपीएल दिन के लोज पे इस समय कामकाज करता है, और एक जिस मैनेजमेंट से हमने बातचीत करी, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज। देखिए, अगर जेएसपीएल की पहले बात करें तो क्लियरली ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है लास्ट कुछ महीनों से। अगर इमीडिएट टर्म में बात करें तो 65 का इसका एक इम्पोर्टेंट हर्डल है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, इसका ये कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस कंटिन्यू रहेगा। नीचे की तरफ 52 का एक क्लोजिंग बेसिस पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो इसका एक कंसोलिडेशन साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, वेर इन 65 एक रेजिस्टेंस बन गया है और लो साइड पे 52। तो जब तक ये रेंज के बाहर नहीं आता है, डायरेक्शनल व्यू ये स्टॉक पे लेना काफी डिफिकल्ट है, तब तक ये जो बायस नेगेटिव साइड पे है वो कंटिन्यू रहेगा। दूसरा स्टॉक आपने जैसे बताया वालचंद नगर, इसमें फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। वेरिन अगर आप ब्रॉडर डिग्री चार्ट देखिए तो 120 से लेके 125 इसके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है क्लोजिंग बेसिस पे। तो जब तक स्टॉक 120-125 के ऊपर रहता है, इसमें एक पॉसिबिलिटी है एक बाउंस आ जाए। बट अगर ये 120 के नीचे स्टॉक रहना चालू होता है, इसमें से अगर कोई निवेशक है तो वो एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि वो केस में ये स्टॉक काफी नीचे जा सकता है। तो 120 का क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस मान के जो भी निवेशक कभी इसमें निवेशित है वो बने रहे, और ऊपर की तरफ 150-155 के इमीडिएट हर्डल्स होंगे। ओके, तो ये दोनों स्टॉक्स पे कॉल आती हुई समित आपका धन्यवाद। और इस बीच शंघाई के मार्केट्स आज बंद हुए 1% की मजबूती के साथ। यानी कि सिर्फ सोमवार को दबाव था, कल भी मजबूती और आज भी मजबूती के साथ ये बाजार बंद हुए हैं। इसके बावजूद हमारे मार्केट इन दोनों ही दिन दबाव के साथ, प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए। छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटीज का अपडेट।